सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज CMA खनक रोहिला एंड आज हम करेंगे हमारे कम्युनिकेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसको समझने से पहले मेरे साथ एक चीज देखिए। सपोज करिए ये मैं हूं आप लोगों की टीचर, ठीक है? ये मैं आप लोगों की टीचर हूं खनक, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, मैंने आप सबको लोगों का लिया टेस्ट, मैंने आप सब लोगों का लिया था टेस्ट और तुम सबने टेस्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। मैं कह रही हूँ कितने ही अच्छे बच्चे हैं, कितना ही अच्छा टेस्ट परफॉर्म कर दिया, ठीक है? तो अब मैं खनक क्या कहती हूँ कि बच्चों ने इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। तो मेरे दिमाग में एक बात आती है, मैं सोचती हूँ लेट्स टेक स्टूडेंट्स ऑन अ ट्रिप, ठीक है? तो मेरे दिमाग में क्या बात आती है, मैं कहती हूँ कि बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा टेस्ट में परफॉर्म किया है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे दिमाग में बात आती है कि क्यों ना बच्चों को ट्रिप पर ही लेकर जाया जाए, ठीक है? तो मैं सोचती हूँ हाँ अच्छी बात है, ट्रिप पर लेके जाना चाहिए मुझे। तब फिर मैं क्या करती हूँ, एक मैसेज बना लेती हूँ ऐसे, ट्रिप और उसके बाद उसकी जो भी डिटेल्स थी, ऐसे करके मैंने एक पोस्टर बना लिया, अपने फोन से पोस्टर बना लिया, ठीक है? उसका प्रिंट भी निकलवा लिया। तो मैंने उसमें लिख दिया पूरा उसकी डिटेल्स थी कि ट्रिप पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रिप जा रहा है और इतने दिन का ट्रिप है, इतने बजे जाएगा, सारी डिटेल्स के साथ एक पैम्पलेट बनवा दिया, ठीक है? फिर मैं क्या सोचती हूँ कि अब मैं ये पैम्पलेट मैंने बनवा तो दिया, मैं स्टूडेंट्स को बताऊं कैसे ट्रिप के बारे में? तो मैंने सोचा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि या तो मैं उनको व्हाट्सएप पे बता सकती हूँ, है ना, मैसेज करके बता सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं CMA कार्ट के ऊपर ये जो पोस्टर है पोस्ट करवा दूं। CMA कार्ड जो हमारे कार्ट है, जो हमारा ऐप चलता है एजुकेशन का, उस पे मैं इसको पोस्ट करवा दूं, ऐसे मैं सोचती हूँ, ठीक है? अब मैंने वो करवा दिया कि मेरे बच्चों ने तो इतना अच्छा परफॉर्म किया था। अब वो मैसेज पता चला स्टूडेंट्स को, अब वो मैसेज किसको पता चला, अब वो मैसेज मेरे स्टूडेंट्स ने देख लिया, ठीक है? अब मेरे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, वो बोलते हैं वाओ कितना मजा आएगा, ट्रिप लेके जा रहे हैं, वाओ वी आर सो एक्साइटेड। उनको बहुत खुशी होती है कि ट्रिप जा रहा है, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ट्रिप जा रहा है, ठीक है? और फिर वो क्या करते हैं, CMA कार्ड या मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के नीचे रिप्लाई कर देते हैं, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के नीचे मुझे एक रिप्लाई कर देते हैं। क्या रिप्लाई करते हैं? ओके थैंक यू मैम, ठीक है? ऐसा वो मुझे रिप्लाई कर देते हैं। जनरली यही प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसी प्रोसेस को बोला जाता है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल, एक सिंपल सी बात में आप लोगों ने सीख लिया कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक होता है सेंडर जो मैसेज सेंड करने का सोचता है, एक क्या होता है सेंडर होता है, फिर क्या होता है इनकोडिंग प्रोसेस होता है, फिर मैसेज आता है, फिर चैनल आता है, फिर रिसीवर आता है, रिसीवर डिकोड करता है और रिप्लाई करता है। तो हमने अभी इतनी सी बात में क्या समझ लिया, हमने समझ लिया हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर क्या क्या आता है, सेंडर होता है, इनकोडिंग होती है, मैसेज आता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है, रिसीवर आता है और डिकोड, और फिर लास्ट में फीडबैक। तो क्या स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये सब हमने कैसे पढ़ लिया? तो ये देखिए, सबसे पहले ये कौन हो गई, सेंडर हो गई, खनक जिसने बात शुरू की थी।
जिस खनक ने जिसने बात शुरू की थी, तो वो क्या हो गई, जिसने बात शुरू की थी वो हमारी सेंडर हो गई। वो क्या हो गई, वो हमारी सेंडर हो गई। तो खनक क्या हो गई, खनक जो तुम्हारी मैम ने जिसने सोचा था कि बच्चों को ट्रिप पर लेकर जाया जाए, वो क्या हो गई, वो आप लोगों की सेंडर हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है इनकोडिंग का। इनकोडिंग क्या कहती है, जब हम अपने थॉट्स को सोचते हैं कि वर्ड्स में कन्वर्ट करके और ये बोला जाए, सबसे पहले आएगा एक पर्सन, जिसके बाद दिमाग में आती है। अब मैंने दिमाग में देखा और देखा कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, अब थॉट्स आएंगे, मैं सोचने लगूंगी कि कैसे मैं बच्चों को बताऊंगी, क्या मैं बोलूंगी और उनको कैसे बताऊंगी कि हमें ट्रिप जाना चाहिए। ठीक है, फिर वो हो गया। अब मैंने दिमाग में सोचा कि बच्चों को ट्रिप पर लेके जाना चाहिए, मैं उनको जा करके क्लास में बताऊंगी कि आप लोगों को ट्रिप पे ले जाया जा रहा है। तो ये मैं क्या कर रही थी, ये मैं कर रही थी इनकोडिंग। फिर क्या आता है, फिर मैंने ये मैसेज बनवाया था, मैसेज एक पोस्टर बनाया था कि उस पर सारी डिटेल्स दी थी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैसेज, जिससे आप लोगों को इंफॉर्मेशन पता चली कि ट्रिप जा रहा है। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा चैनल। देखो बेटा, मैंने मैसेज तो बनवा लिया था, मैसेज मेरे फोन में था, या फिर मान लो मैं एक तुम्हारे लिए पेपर पे बहुत सुंदर चार्ट बना देती और उसको आके मुझे क्लास में लाना होता। पर जब तक वो चार्ट मेरे पास था, जब तक वो पोस्टर फोन के अंदर मेरे पास था, आप लोगों को मिला नहीं था। आप लोगों को वो मैसेज मिल सके तो मैंने एक चैनल चूज किया था ना, कि या तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगी, या मैं कार्ट जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर पोस्ट करवा दूंगी, या फिर मैं स्टेटस लगा दूंगी। ये मैंने क्या किए थे, ये मैंने आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए चैनल्स चूज किए थे। फिर स्टूडेंट्स मेरे क्या थे, स्टूडेंट्स थे मेरे रिसीवर, जिनको मैसेज रिसीव हुआ था। अब मैंने जो मैसेज दिया वो किसी को तो रिसीव हुआ था, तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे क्या थे, रिसीवर थे। फिर जो उन्होंने कुछ चीज सोची थी, ये क्या हुआ, डिकोडिंग हुई। ठीक है, अब जब आप लोगों को कोई मैसेज दिया जाता है, कल आपका टेस्ट है, कल आप ट्रिप पे जा रहे हैं, कल से आपके एग्जाम स्टार्ट है, जब भी आप लोगों को कोई बात बोली जाती है तो वो बात आपके दिमाग में भी चलती है, आप उस बात को समझते हैं, आप उस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो क्या होता है, बात को आप डिकोड करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर एक पर्सन बोलने से पहले भी कुछ सोचता है, और जब हमें कोई बात सुनाई जाती है, हमें कोई बात पता चलती है, तब भी हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं। तो जब हम कुछ सोचते हैं उसे कहा जाता है डिकोडिंग। अब ये थी डिकोडिंग, और फिर आप लोगों ने मुझे रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई किया तो अपना कोई फीडबैक दिया कि मैम हम बहुत खुश हैं, मैम हम बहुत खुश हैं। और यही सारा प्रोसेस था हमारा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको बुक से रीड करते हैं। तो देखो बेटा, सेंडर क्या होता है, ठीक है, सेंडर क्या होता है, जो कि मैं थे, जिसने मैसेज स्टार्ट करने की शुरुआत की थी, जिसके दिमाग में आया था कि मुझे ये कोई बात बोलनी है। द पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन। इनिशिएट का मतलब जो बंदा कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, जो पर्सन स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन। इनिशिएट क्या होता है, स्टार्ट करना। ठीक है, फिर जिस पर्सन ने कम्युनिकेशन इनिशिएट की, स्टार्ट करी कम्युनिकेशन, फिर क्या था, द फॉर्म ऑफ सेंडिंग द एन्कोडेड मैसेज टू द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन नोन एज सेंडर। जो पर्सन सोचता है, इंकोड करता है अपने दिमाग में कोई बात और फिर सेंड करता है, तो जो जिस पर्सन से शुरुआत होती है बातचीत होने की, जिसके दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन आई है, उसने अब कोई बात सोची है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेंडर। तो देखो, द पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन मतलब द पर्सन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन, वो पर्सन जो बातचीत शुरुआत करता है बातचीत की, कैसे करता है, सेंडिंग द एन्कोडेड मैसेज। अब देखो, एन्कोडेड मैसेज क्यों लिखा है। अब देखो, जब भी कोई मेरे दिमाग में आया कि मेरे को स्टूडेंट्स को ट्रिप पर लेके जाना है, अगर वो मैं सोच के रह जाती नहीं, अब मैंने उसको वर्ड्स दिए, इस प्रोसेस को क्या होता है, इस प्रोसेस को इनकोडेड बोलते हैं। अब ट्रिप के तुम्हें बताने के लिए मैंने सोचा कि उसको, पहले मैंने सेंडर था, मैंने तुम्हारे टेस्ट रिकॉर्ड्स देखे, मैंने सोचा बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, फिर मैंने क्या सोचा कि इनको ट्रिप पर ले जाया जाएगा। तो फिर अब मैंने ट्रिप के लिए मैसेज बनाया। अब मैंने सोचा तुम्हें ट्रिप पर लेके जाएगा, तो जो फर्स्ट पर्सन जिसने सोचा और मैसेज
देना स्टार्ट किया उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेंडर। मतलब ये पर्सन क्या करता है, सेंड करता है इनकोडेड मैसेज, एक मैसेज लिख के बोल के वर्ड्स दे के अपनी सोच को सेंड करता है ताकि रिसीवर को क्या हो, इंफॉर्मेशन मिल जाए। जिसको इंफॉर्मेशन मिलती है वो होता है रिसीवर, और जो इंफॉर्मेशन देता है वो होता है हमारा सेंडर। तो सेंडर क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन देने की स्टार्ट करता है। द पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन, जो पर्सन स्टार्ट करता है बातचीत। कैसे स्टार्ट करता है, एक इनकोडेड, एक सोचा समझा वर्ड्स के साथ एक प्रॉपर मैसेज बना करके इंफॉर्मेशन देता है। किसको देता है, रिसीवर को देता है। और इसको, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, उस पर्सन को बोला जाता है हमारा सेंडर। ठीक है, नेक्स्ट है इनकोडिंग। अब देखो मेरे को समझ आया कि आप लोगों को सेंडर वर्ड समझ आ गया होगा। इनकोडिंग क्या है, इनकोडिंग इज द नेक्स्ट, इनकोडिंग क्या है, इनकोडिंग इज द सेकेंड एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो पहले, सबसे पहले आया था, एक पर्सन आया था जिसके दिमाग में आइडिया आया था। सबसे पहले हमने खनक बनाई थी, फिर उसके दिमाग का थॉट बनाया था, उसे क्या बोला जाता है, इनकोडिंग। तो इनकोडिंग हमारा सेकंड एलिमेंट है। पर्सन के बाद क्या आता है, इनकोडिंग, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। दूसरे नंबर पे इनकोडिंग आती है। Encoding is done by the way of end of the sender so that it can be decoded by the receiver in the correct form. अब देखो ये क्या कहा गया है, मैंने सोचा ट्रिप पे बच्चों को लेकर जाना है। जो वो मैसेज मैं तुम्हें बताती हूँ, क्यों ऐसे मैं मैसेज इनकोड करती हूँ, ताकि मैं प्रॉपर वो वाले वर्ड्स, वो वाले शब्द चुन सकूँ जिससे तुम्हें समझ आए कि ट्रिप जा रहा है। अब देखो मैं कोई लैटिन लैंग्वेज में, कोई और लैंग्वेज में तो नहीं बोलूंगी ना मैं। एक, जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं, अपने दिमाग में पहले वो बात सोची जाती है कि मैं इस पर्सन को कैसे वो बात बताऊं ताकि वो पर्सन समझ जाए। तो इनकोडिंग यही प्रोसेस है कि इसमें क्या होता है, एक पर्सन क्या करता है, जो सेंडर है, जिसको बात स्टार्ट करनी है, जिसको बोलनी है, अपने दिमाग में बात सोचता है ताकि सामने वाले पर्सन अपने दिमाग में उस बात को अच्छे से समझ सके। इसका दिमाग में ये पहले कोई बात सोचता है कि मैं इस तरीके से बात बोलूंगा कि मेरा रिसीवर उस बात को डीकोड कर पाए, मतलब उस बात को समझ पाए। तो देखो सबसे पहले आया सेंडर जिसने स्टार्ट की इंफॉर्मेशन देनी, सेकंड थी इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या हुआ, इनकोडिंग प्रोसेस सेंडर स्टार्ट करता है ताकि रिसीवर उस बात को समझ सके, रिसीवर उस बात को डीकोड करके समझ सके। तो आई होप आपको ये दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है मैसेज। नेक्स्ट क्या है, मैसेज। हमने देखा था कि फिर मैंने एक मैसेज बनवाया था, एक पोस्टर बनवाया था। तो एज द मैसेज इज encoded now, it is ready to be formed into a message। अब मैंने सोच लिया, फिर मैंने क्या था कि अब एक मैसेज बनाया था। थर्ड फॉर्म क्या आ गई, थर्ड फॉर्म में हम ये सोचते हैं कि अब कैसे बच्चों को मैसेज दिया जाएगा। It is ready to be formed into a message by the sender to be further conveyed to the receiver। अब सेंडर ने, जो खनक थी, उसने क्या किया था, एक मैसेज बना लिया था जो वो क्या करेगी, जो अब वो रिसीवर्स को सेंड करेगी। तो एक मैसेज बना लिया, एक मैसेज बनाया गया है ताकि सेंडर के द्वारा, ताकि वो आगे कन्वे कर सके, मतलब आगे पहुंचा सके रिसीवर को। द मैसेज कैन बी ओरल, रिटन, वर्बल, ग्राफ्स, गेस्चर्स, साइंस, मूड, साउंड एक्सेट्रा। अब वो मैसेज मैंने तो व्हाट्सएप पे पोस्टर बनाया था, मैंने आपको बोला ना मैंने व्हाट्सएप पे पोस्टर बनाया था। हो सकता था मैं क्लास में आती और अपने हाथ में एक चार्ट लेकर आती, हो सकता था मैं कोई ग्राफ लेकर आती, हो सकता था मैं सिर्फ आपको क्लास में आके बोल कर बता देती। तो मैसेज हमारा कैसे भी बताया जा सकता है, चाहे लिख के, चाहे आप लोगों को मैं क्लास में आके ओरली बोल के बता देती, चाहे लिख के, चाहे वर्ड्स के थ्रू सुनाकर, चाहे ग्राफ के थ्रू, या फिर मैं तुम्हें जैसे कोई, अगर कोई बात कहनी है, हम कई बार हाथ से इशारा करते कि आ जाओ, मत आओ, तो ऐसे भी मैं कर सकती थी। कई बार क्लास से यहाँ पर टीचर खड़ा होकर क्या करता है, तुम्हें ऐसे साइन करता है कि सब बाहर आ जाओ, तो तुम लाइन बना के बाहर चले जाते हो। तो वो क्या हो जाता है, वो साइन से ही आपको अपनी बात समझा देते हैं, कोई साइन या फिर कोई मूड। तो हम अपना मैसेज कैसे भी दे सकते हैं, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे कोई साइन कर कर। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन चैनल। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि अपना मैसेज कैसे सामने वाले को, किस मीडियम के थ्रू सामने वाले को अपना मैसेज पहुंचाया जाए।
तो सेंडर चूज अ मीडियम। मीडियम क्या होता है, मतलब कौन से तरीके से सामने वाले पर्सन को मैसेज बचाया जाए। हमने जैसे बताया था कि हम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर हमने सीएमए कार्ड पे भी डलवा दिया था। तो वो क्या हुआ, हमारा कौन से चैनल पे हम बात, कौन से मीडियम के थ्रू हम बात अपनी कन्वे करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन कैसे कन्वे करते हैं, कैसे सामने वाले को अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैनल एज द राइट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट चैनल नीड्स टू बी चूजन। अब देखो, मैंने तुम्हें मैसेज पहुंचाना था तो मैंने सीएमए कार्ड पे डलवाया। अगर वो चीज मैं फेसबुक पे पोस्ट कर देती, आप लोग मेरे साथ ऐड ही नहीं है, क्या आप लोगों को मैसेज का पता चलता? तो बिल्कुल नहीं, आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ट्रिप जा रहा है। तो बिल्कुल सही चैनल चुनना बहुत जरूरी है कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ पे वो मैसेज देख सकेंगे। इसलिए ही तो मैंने सीएमए कार्ड और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था। अगर सोच के देखो, मैं लिंक्डइन पे डाल देती, आप लोगों की आईडी ही नहीं है, या फिर वो मैसेज मैं ट्वीट कर देती या फिर फेसबुक पे लगा देती, आप लोग मेरे साथ ऐड ही नहीं है, आप लोगों की कोई आईडीज ही नहीं है, तो क्या आपको वो मैसेज मिल पाता? तो नहीं। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि कौन सा सही चैनल यूज करना है अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है कि इम्पोर्टेंट है कि हम सही चैनल चूज करें ताकि अपना मैसेज आराम से कन्वे कर सके और बहुत इफेक्टिव मैनर में सामने वाले को समझ भी आ सके। अब ये फिर चैनल ओरल भी हो सकता है, रिटन, वर्बल, इंटरनेट के थ्रू, गेस्चर साइंस के थ्रू, ठीक है। क्लास में आके भी तो मैसेज दिया जा सकता है, तो वो आके स्पीकिंग एक मेरा वो हो गया कि चैनल में बोलकर तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। बोर्ड पर लिखकर भी बता सकती हूँ, है ना, ये भी मेरा एक चैनल हो सकता है। न्यूज़पेपर में छपवा के बता सकती हूँ, इंटरनेट का यूज करके मैं तुम्हें बता सकती हूँ, वेबसाइट पे पोस्ट करवा सकती हूँ। तो ये सारे मेरे कुछ चैनल्स हो सकते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर पे डलवा दिया या फिर क्लास में आके अनाउंसमेंट करवा दी किसी स्टूडेंट से, या फिर न्यूज़पेपर में छपवा दिया गेस्चर से, या फिर मैंने इंटरनेट पे या फिर हमारी वेबसाइट में। तो ये हमारे कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज रिसीवर। तो रिसीवर क्या होता है, जिस पर्सन को वो मैसेज मिला था। मेरे केस में रिसीवर कौन थे, मेरे स्टूडेंट्स मेरे रिसीवर थे जिनको वो मैसेज मिल। तो रिसीवर क्या है, जिनको वो मैसेज मिला था। रिसीवर क्या है, रिसीवर या फिर रेसिपिएंट। रिसीवर या फिर रेसिपिएंट क्या होता है, इज द वन फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड। अब मैंने ट्रिप के लिए क्यों सोचा था और वो मैसेज मैंने किस लिए बनाया था, तुम्हारे लिए बनाया था, स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। तो टीचर के लिए इंपॉर्टेंट कौन था, किसके लिए मैसेज बनाया था टीचर ने, स्टूडेंट के लिए बनाया था। तो रिसीवर कौन होता है, जिसको वो मैसेज मिलता है। तो रेसिपिएंट या रिसीवर क्या है, इज द ये वो वाला पर्सन है जिसके लिए कोई मैसेज बनाया जाता है। अब सेंडर जब कोई मैसेज बनाता है तो वो किसके लिए बनाता है, रिसीवर के लिए बनाता है। हाउ द रिसीवर How the receiver decodes the message purely depends upon the knowledge which he or she has. अब देखो, मैंने एक मैसेज इंग्लिश में बनाया, ठीक है, मैंने मैसेज इंग्लिश में बनाया। अब वो मैसेज आपको कैसे और आप उस चीज को डिकोड करोगे, क्या पता आपको वो मैसेज अच्छे से समझ आ जाए और आप खुश हो। क्या पता कोई ऐसा वर्ड लिखा हो या फिर इंग्लिश में है तो किसी एक बच्चे को समझ ही नहीं आया, किसी इस पर्सन को समझ ही नहीं आई इंग्लिश, या फिर ऐसे हो सकता है समझ तो आ गया पर वो उस मैसेज को देखकर दुखी हो गया, उसको वो मैसेज लगा कि क्यों जा रहा है ट्रिप, हमारी पढ़ाई वेस्ट हो रही है। तो इसने क्या बोला, जब भी हम एक मैसेज बनाते हैं तो हम सामने वाले पर्सन के लिए बनाते हैं जिसको हम रिसीवर बोलते हैं। अब वो पर्सन वो मैसेज कैसे डिकोड करेगा, कैसा और कितना उस मैसेज को समझ पाएगा, ये सारा चीज पर्सन टू पर्सन डिफाइन होती है। ये कैसे पर्सन है, कौन सा पर्सन है और उसको कितनी समझ है, इस तरीके से डिपेंड करता है कि वो मैसेज कैसे डिकोड कर पाएगा। इंग्लिश में लिखा है, कुछ बच्चे उसको आराम से पढ़ लेंगे, कुछ बच्चों को वो समझ नहीं आ पाएगा। मैसेज तो एक ही है। तो ये पर्सन टू पर्सन, सब बच्चों की, सब स्टूडेंट्स की खुद की नॉलेज के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो एक मैसेज को कितनी अच्छी तरह डिकोड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात देखो, अगर कोई नॉर्मल भी मैसेज हो, इंग्लिश से रिलेटेड भी ना हो, हिंदी से रिलेटेड ही कोई मैसेज हो, कुछ बच्चे बहुत आराम से समझ जाते हैं बात। हम अपनी लाइफ के अंदर भी कुछ लोगों को नॉर्मली भी कुछ बोला जाए वो बहुत आसानी से बात समझ जाते हैं। वो ये भी समझ जाते हैं कि अगले पर्सन का क्या इसके पीछे इंटेंशन होगा बात बोलने का। और कई लोगों को जब हम बता भी देते हैं कि ये काम मत करो, इससे तुम्हें तकलीफ होगी, इससे हमें तकलीफ होगी, तब भी वो नहीं समझ पाते। कौन कोई मैसेज कितना डिकोड
डिकोड कर सकता है, कितनी अच्छी तरह समझ सकता है, वो उस पर्सन की खुद की नॉलेज पे ही डिपेंड करता है। तो इसमें हमने क्या देखा, रिसीवर वो पर्सन है जिसके लिए मैसेज बनाया जाता है। रिसीवर कैसे डिकोड करता है एक मैसेज, वो उसकी नॉलेज पे ही डिपेंड करता है। उसके पास कितनी नॉलेज है, कितनी समझ है, इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो मैसेज कितना समझ पा रहा है। लास्ट इज आर फीडबैक, डिकोडिंग एंड फीडबैक। अब डिकोड वो ही, अगर जब मेरे स्टूडेंट्स को मैसेज मिला था तो उन्होंने अपने दिमाग में सोचा था कि वो कोई खुश हुआ था, किसी को कैसे समझ आया था, तो वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिकोडिंग। तो डिकोडिंग कौन करता है, डिकोडिंग इज डन बाय द रिसीवर ऑफ द मैसेज। जिस पर्सन को वो मैसेज मिला था, मेरे केस में मेरे स्टूडेंट्स को वो मैसेज मिला था, उन्होंने वो मैसेज डिकोड किया था। इट इज डन टू इंटरप्रिटेट द मैसेज इन द करेक्ट मीन्स इन विच इट इज इंटेंडेड। डिकोडिंग क्या की जाती है, जब मैंने बोला ट्रिप जा रहा है तो बच्चों को टेस्ट तो नहीं समझ आया था, उनको ट्रिप जा रहा है यही समझ आया था। तो डिकोडिंग किस लिए की जाती है कि जो सामने वाला पर्सन जो बोलना चाह रहा है हम उस चीज को मैक्सिमम समझ पाए। अब टीचर ने अगर बोला है कि ट्रिप जा रहा है तो स्टूडेंट को भी ट्रिप समझ आया, स्टूडेंट ने सुना और अपने दिमाग में सोचा कि हमारा ट्रिप जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकोडिंग का प्रोसेस बोलते हैं। कि डिकोडिंग किस लिए की जाती है, ताकि वो पर्सन वो बात समझ पाए जो हमारे सेंडर ने जिस इंटेंशन से वो बात बोली है। फिर है फीडबैक। जैसे मेरे बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे रिप्लाई में ओके लिखा था या वो बहुत खुश हुए थे, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है फीडबैक। फाइनल और लास्ट स्टेप क्या होता है, फीडबैक का स्टेप। इसका इंटेंशन दैट द sender has sent the right message and the receiver has received and decoded the right message। अब जब मेरे स्टूडेंट्स ने लिखा था ओके या वो बहुत थैंक यू सो मच फॉर द ट्रिप लिखा था, तो मुझे समझ आ गया था कि जो मैं बोलना चाह रही थी, ट्रिप की इंफॉर्मेशन इनको मिल चुकी है, जो मैं चाहती थी कि ये बच्चे खुश हो जाएं और ये बच्चे बहुत खुश ही हुए हैं। तो इससे मेरे को क्या समझ आता है, जब आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे समझ आया कि जो मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को समझ आ गया। क्लास के बाद भी मैं पूछती हूँ कोई डाउट्स हैं, आप बोलते हैं नहीं, तो क्या होता है, मुझे मेरा फीडबैक मिल जाता है कि जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रही थी आपको अच्छी तरह समझ आ गया है और अब आपके पास कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, feedback is necessary as it increases the efficiency and permits the encoder to know the एफिकेसी ऑफ द मैसेज। अब ये लाइन क्या कहना चाहती है, ये वर्डिंग्स अलग है, अजीब है, पर ये बहुत सिंपल लाइन है कि फीडबैक क्यों जरूरी है। फीडबैक इसलिए जरूरी है ताकि ये क्या करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है और जो सामने वाला सेंड करने वाला पर्सन होता है उसको समझ आती है कि जिस भाषा में मैं बोल रही हूँ, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, वो कितना अच्छा है मैसेज देने के लिए। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैं क्लास में आई थी, जब मैं तेज बोलती थी तो मेरे को कुछ बच्चों ने बोला कि मैम आप बहुत स्पीड में बोल रहे हैं, थोड़ा धीरे या फिर थोड़ी आवाज कम करके पढ़ाइए। या फिर कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम आप धीरे धीरे नहीं, टॉपिक थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। ठीक है, दोनों ही हमारे केसेस हो सकते हैं। तो जब आप मुझे कोई फीडबैक देते हैं तब मुझे समझ आता है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो मैं कितने सही तरीके से बता रही हूँ या फिर मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितनी तो मैं एफिशिएंट हूँ, मतलब कितना मेरा तरीका सही है और कितना मेरे स्टूडेंट्स उस मैसेज को समझ पा रहे हैं। मेरा तरीका कितना सही है और कितना मेरे स्टूडेंट्स उस मैसेज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ईजिली समझ आ गया है और लर्न भी हो गया है। आपको अपने दिमाग में एक इमेज बनानी है। खनक से स्टार्ट हुई, वो कौन थी, सेंडर थी। फिर था उसने दिमाग में कुछ सोचा था, तो वो क्या थी, इनकोडिंग का प्रोसेस था। मैसेज आया था, फिर मैसेज बना था। फिर व्हाट्सएप का सोचा था, वो क्या था, हमारा चैनल था। फिर रिसीवर्स को वो मैसेज मिला था, फिर उन्होंने डिकोड किया था और फिर लास्ट में रिप्लाई किया था, मतलब अपना फीडबैक दिया था। तो मैम ये बिजनेस में ये प्रोसेस क्यों बताया जा रहा है, तो देखो बिजनेस में प्रोसेस इसलिए बताया जा रहा है, बिजनेस में भी तो कोई हमारा सेंडर होता है। जैसे हमारे मैनेजर ने कोई बात सेंड की, कोई मैसेज हमें दिया, उसने इंस्ट्रक्शंस अपने दिमाग में सोची कि बच्चों को बोलूंगा या मेरी टीम को बोलूंगा कि कल मीटिंग है। ठीक है, सेंडर था मैनेजर, उसने दिमाग में सोचा कि बोला जाएगा कि कल मीटिंग है। फिर इंस्ट्रक्शंस दी गई, आपके पास एक नोटिस आया जिसमें लिखा था कि कल मीटिंग है, या फिर पीएन थे वो आकर सबको बता के चले गए कि कल मीटिंग है।
ठीक है, अब इन्होंने कौन सा मैसेज, अगर मैसेज आया था, इन्होंने कौन सा चैनल चूज किया है, मान लो इन्होंने चूज किया ईमेल, इन्होंने वो मैसेज सब लोगों को ईमेल कर दिया। तो सबसे पहले मैनेजर हमारा सेंडर, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देने का सोचा, मतलब इनकोडिंग करी, फिर क्या था इंस्ट्रक्शंस दिए गए मतलब मैसेज, फिर क्या था चैनल चूज किया गया कि ईमेल के थ्रू वो मैसेज बच्चों को पहुंचाए जाएंगे, एम्प्लॉयज ने वो मैसेज पढ़े, रिसीवर कौन हो गया, एम्प्लॉय हो गया, इन्होंने डिकोड किया मतलब उस जो इंस्ट्रक्शन थे उसको रीड किया और समझा, और लास्ट में फीडबैक दे दिया, मतलब ओके रिप्लाई कर दिया कि हाँ हम कल मीटिंग में आ जाएंगे, कल हम मीटिंग्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये सारा प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कितना ही इजी प्रोसेस है कि सेंडर होता है, इनकोडिंग की जाती है, एक्चुअल मैसेज दिया जाता है, चैनल कौन से फोन से बताना है, फेस टू फेस बताना है, फिर रिसीवर जिसको मैसेज मिलता है, फिर मैसेज डिकोड होता है, और लास्ट में जिसको मिलना है वो अपना फीडबैक दे देता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहती है, हमने सारी बात कर ली कि हम कैसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहती है हम किस किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात कैसे कैसे हम सामने वाले को बता सकते हैं, बोलकर, लिखकर, ठीक है, या फिर इशारे से। ये सारे क्या हैं, ये हमारे एक तरह के मीन्स हैं कि किस तरीके से हम अपनी बात बता सकते हैं। फर्स्ट इज वर्बल। वर्बल क्या होता है, जब तुम क्लास में बैठते हो और मैं आकर कुछ बोलकर तुम्हें बात बताती हूँ, उसे बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। जब मैं कुछ बोलकर तुम्हें बात बताती हूँ उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज स्पोकन कम्युनिकेशन। बोलकर बताना, तो वर्बल कम्युनिकेशन को क्या भी बोला जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन को हमारा स्पोकन कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। ये कैसे करी जा सकती है, ये फेस टू फेस कांटेक्ट से। अब मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है उससे मेरा फेस टू फेस कांटेक्ट है, वो मेरे सामने बैठा है, वो मुझे देख सकता है, वो मुझे सुन सकता है, हमारा फेस टू फेस कांटेक्ट है। या फिर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, फोन करके अगर मैं तुम्हें कुछ बोलती हूँ, अगर मैं तुम्हें कुछ फोन करके बोलती हूँ कि हेलो स्टूडेंट्स, आते वक्त मेरे लिए मिठाई लेकर आना, तो ये क्या है, मेरे वर्ड्स ही तो तुम सुनते हो, तो ये क्या हो सकता है, ये भी हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है जो हमने फोन के थ्रू की है। या फिर क्या हो सकता है, टेलीविजन, एफएम रेडियो, या फिर एनी अदर वर्बल और स्पोकन मीन्स। अब इसका क्या हुआ, टीवी में भी तो हम सॉन्ग सुनते हैं ना, कि हमने कई बार देखा है हम गाने चलाकर किसी दूसरे रूम में कोई काम करते रहते हैं, टीवी पे हम सॉन्ग चलाकर कुछ काम करते रहते हैं, या फिर टीवी में जब हम कुछ सुनते हैं, कोई न्यूज सुनते हैं, तो वो क्या हो गया, वो भी तो बोल रहे होते हैं और हम उसको सुन रहे होते हैं, पर हमारा चैनल टीवी होता है, पर सुन तो वो शब्द ही तो सुन रहे हैं, कुछ सुन के ही तो बात समझ रहे हैं, तो वो क्या होगी, एक वर्बल कम्युनिकेशन होगी। एफएम रेडियो, रेडियो पे भी सॉन्ग्स होते हैं, वो अपनी कोई बात बताते हैं, वो लोग वो चीज भी आप सुनते हैं, तो उसे क्या होता है, वो भी एक तरह की कम्युनिकेशन है, पर वर्बल कम्युनिकेशन है। तो वर्बल कम्युनिकेशन को हम स्पोकन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ये कौन कौन से चैनल के थ्रू हो सकती है, या तो फेस टू फेस होगी, या तो फेस टू फेस होगी, या फिर टेलीफोन से होगी, या फिर आप लोग टीवी से देख सकते हैं, या फिर एफएम रेडियो से, या फिर कोई और तरीका जिससे किसी सामने वाले पर्सन को बोलकर बात बताई जाए। तो आई होप आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का पहला मीन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मेरे स्टूडेंट्स आप ये बात समझिए, सिर्फ ये देखिए, ये लड़की क्या लग रही है आप सबको, आप इस लड़की को देखिए और आपको क्या समझ आ रहा है। अपनी क्लास में ऐसी लड़की आ जाए और इसी पोज में यहाँ आकर खड़ी हो जाए, तो आप सबको क्या समझ आ रहा है, सब स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है कि ये एक क्लासिकल डांसर है। वो लड़की ऐसे आके अगर यहाँ पे खड़ी हो गई तो आपको समझ आएगा वो क्लासिकल डांसर है। क्या मैंने कुछ बोला, नहीं, ये इमेज देख के, इस लड़की को देख के आपको समझ आ गया ये क्लासिकल डांसर है। क्या यहाँ पे कुछ बोला गया है, नहीं बोला गया, तो आपको समझ कैसे आया। तो आप लोगों को देखो, कुछ बिना बोले ही, कुछ बिना लिखा हुआ देखे ही समझ आ गया, इसको बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर ये ऐसे कपड़े पहन कर कोई लड़की यहाँ पे आके ये पोज में खड़ी हो जाएगी, तब आपको समझ आएगा कि ये एक क्लासिकल डांसर है। ना मैं कुछ बोलूंगी, ना वो लड़की कुछ बोलेगी, ना उसके कपड़ों पे कुछ लिखा होगा, फिर भी आप उस चीज को समझ पा रहे हैं। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होता है, ये होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन जिसमें शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए, सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैटेगरी इज अपोजिट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में हमें बोलकर बात बतानी पड़ी थी, ये उसका ऑपोजिट है, ये उसका ऑपोजिट है। कैसे? विच इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड टाइप ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो हमारी फर्स्ट कम्युनिकेशन का जो टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन का, उससे बिल्कुल उलट है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। Non-verbal communication includes body gestures, which is a person makes, how a person is dressed up, or a particular thing like dance, thriller, drama. अब देखो ये लड़की क्या कह रही है, क्या बोला जा रहा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्यों जरूरी है, इसमें बॉडी लैंग्वेज। अब वो लड़की आई थी और ऐसे पोज बनाकर खड़ी हो गई थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, या फिर वो कौन सा डांस कर रही है, ड्रामा के लिए वो कैसे तैयार हुई है, ये सब चीजें हमारी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। जब अगर सोलो डांस फंक्शन होता है या फिर हमारे कोचिंग में एनुअल फंक्शन होता है, जब कोई बच्चे एथनिक वियर पहन कर आते हैं तो तुम्हें समझ आ जाता है कि अब वो कोई डांस या फिर स्किट करने वाले हैं। कोई बच्चे अपने हाथ में कोई मान लो गिटार लेकर आते हैं तो तुम्हें समझ आ जाता है कि अब वो गाना बजाने वाले हैं। वो कुछ नहीं बोलते, ना कोई अनाउंसमेंट होती, पर उनके गेस्चर्स कैसे हैं, उनके हाथ में वो कैसे तैयार हुए हैं, इन चीजों को देखकर ही आप उनकी एक्शन समझ जाते हैं। तो क्या क्या लिखा गया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड होता है, बॉडी गेस्चर, कैसे वो खड़े हैं, क्या उनके शरीर की मूवमेंट है, या फिर हाउ अ पर्सन इज ड्रेस, उस पर्सन ने क्या कपड़े पहने हुए हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे कि डांस, ड्रामा या फिर थ्रिलर। डांस होता है, ड्रामा होता है, कोई थ्रिलर होता है, कोई नाटक होता है, कोई डांस होता है, उसके लिए उसने कैसे कपड़े पहने हैं उससे ही हम कुछ समझ जाते हैं। अब ये लड़की आई ऐसे कपड़े पहन के खड़ी हो गई तो हमें समझ आ गया कि ये क्लासिकल डांसर है, बिना कुछ बोले भी कोई बात कम्युनिकेट हो गई, उसे बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या हुई, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये मैसेज लिखकर छोड़कर चली जाऊं, अब तुम इसको पढ़ोगे कि सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैटेगरी इज अपोजिट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जब तुम्हें ये नोट्स मिलेंगे तुम उसको सिर्फ पढ़ के कोई बात समझोगे कि हाँ, तुम्हें याद आएगा कि बोला गया था कि नॉन वर्बल कौन सी होती है, वर्बल की ऑपोजिट कोई कम्युनिकेशन होती है जिसमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम इंसान के कपड़े, बॉडी लैंग्वेज से ही बात समझ जाते हो। तो तुम जब इस चीज को पढ़ोगे और समझोगे तो वो कौन सी कम्युनिकेशन हो गई, वो हो गई रिटन कम्युनिकेशन। तुम्हें व्हाट्सएप पे जब मैं कोई मैसेज करती हूँ तो वो कौन सी कम्युनिकेशन मैं कर रही होती हूँ, तब मैं रिटन कम्युनिकेशन कर रही होती हूँ। तो अदर कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन इज रिटन कम्युनिकेशन। अदर कैटेगरी क्या है, रिटन कम्युनिकेशन, विच इंक्लूड्स राइटिंग लेटर्स टू समवन, जैसे हम लेटर्स लिखते हैं किसी को, वो भी क्या हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, अब लेटर्स क्यों लिखते हैं, ताकि सामने वाले पर्सन को अपना मैसेज बता सके, उनको कोई प्रपोजल देना है। अब देखो आजकल गिफ्टिंग में भी ये बहुत चलने लग गया, गिफ्टिंग में भी हम कार्ड्स बनाकर किसी को देते हैं, कार्ड्स में अपना कोई मैसेज लिखकर या फिर कोई इच्छा लिखकर देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को किसी अलग अपने फ्रेंड से कुछ पूछना है तो होता है ना, कार्ड्स में कोई मैसेज लिख के और लास्ट में अपना कोई क्वेश्चन लिख के कुछ उनसे पूछ लेते हैं, जिसका जवाब यूजुअली आप लोगों को नो ही मिलता है, बट उसको भी वो कौन सी कम्युनिकेशन कहलाती है, वो एक रिटन कम्युनिकेशन कहलाती है। जब आपने कार्ड बनाया बहुत सुंदर था, उसके ऊपर अपना मैसेज लिख दिया कि तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी, तो वो क्या हुआ, आपने अपना मैसेज लिख कर दिया, कोई उसको सामने वाले को कोई प्रपोजल दिया, कोई उसको उससे कोई बात पूछी गई, या फिर आप बात पूछी गई, आपने उसको कोई प्रपोजल दिया। अब प्रपोजल, एक तो तुम प्रपोज करते हो वो वाला प्रपोज भी होता है, और एक प्रपोजल देना क्या होगा, जैसे ऑफर, आपको जॉब का लिए कोई ऑफर आता है, आपको कोई रोल दिया जाता है, तो वो भी तो आपको प्रपोजल सेंड किए जाते हैं, तो वो रिटन लैंग्वेज में आते हैं, रिटन कम्युनिकेशन का एक जरिया है। ठीक है, या फिर हम किसी को पोस्ट कार्ड्स भेजते हैं, जब हम किसी को पोस्ट कार्ड भेजते हैं या फिर कोई लेटर लिख के भेजते हैं, तब हम किस तरीके से उसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तब हम उससे रिटन कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट और वेब राइटिंग इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट, जैसे कि मैंने बात की, व्हाट्सएप पे अगर मैं तुम्हें कुछ मैसेज लिखती हूँ, इंस्टाग्राम पे अगर मैं लिखकर कुछ स्टेटस डालती हूँ, तो चाहे वेबसाइट में कुछ लिखकर पोस्ट किया हुआ होता है। अब देखो, जब तुम CMA कार्ड की वेबसाइट खोलते
होते हो, ICMI की वेबसाइट खोलते होते हो, तब क्या मैसेज वेबसाइट खोलते ही कोई तुम्हें बात पता चलती है कि डेट शीट क्या है या फिर कब से एग्जाम शुरू हैं, तो क्या हमारी जो ICMI, ICAI के, ICSI के प्रेसिडेंट है, वेबसाइट खोलते ही उनकी आवाज सुनती है तुम्हें कि कल से पेपर स्टार्ट है? क्या तुम्हें उनकी आवाज सुनती है? नहीं, हमें उनकी आवाज नहीं सुनती। एक मैसेज लिखा हुआ होता है जिसको पढ़कर हम समझ जाते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या देनी चाह रहे हैं। तो वो कौन सी कम्युनिकेशन हो गई? वो हो गई हमारी रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या हो गया? हम जब बात ग्राफ्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है विजुअलाइजेशन। मतलब कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सेंटर एंड रिसीवर विया विजुअल्स लाइक पिक्चर्स एंड ग्राफ्स। जैसे कोई पिक्चर लगाकर तुम्हें बात बताई जाए, अब मैं बोलूं केक, तो तुम, कोई बच्चा कैसा केक सोचेगा, कोई कैसा केक सोचेगा। इधर एक पिक्चर खोल दी जाए, इधर एक पिक्चर खोल दी जाए और उसमें केक बना हो, नीचे केक लिखा हो, तो पिक्चर देख के तुम समझ जाओगे ना कि ये केक की बात हो रही है, केक की बात हो रही है। या फिर ग्राफ्स बनाए जाते हैं। अगर मैं कहूँ कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं, अगर तुम लोग में से पूछो कि मैम 16 मार्क्स किसके आए हैं, 80 मार्क्स किसके आए हैं, 100 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, और तुम्हें कोई ग्राफ बना हुआ दिख जाए कि क्लास में 10 बच्चों के 80 नंबर्स आए हैं, 20 बच्चों के 90 नंबर आए हैं और 30 बच्चों के तो 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, तो ग्राफ से भी तो तुम समझ गए ना। मैंने कुछ बोला ना, वहां पे कुछ लिखा हुआ, सिर्फ एक पिक्चर है या फिर सिर्फ एक ग्राफ है, तो उससे भी आप कुछ बात समझ जाते हैं। उसे बोला जाता है विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? इससे कोई मान लो पिक्चर के थ्रू आप कोई बात समझ गए या ग्राफ देखकर कोई बात समझ गए। To communicate something related to statistical data and some kind of analysis, communication through visual helps। इसमें क्या है? जब आप कंपनीज में जाते हैं, कंपनीज में मीटिंग्स होती हैं, तो उनको ग्राफ्स दिखाने होते हैं, रेशोज दिखानी होती है, कोई डेटा दिखाना होता है कि इतनी पॉपुलेशन तक ये काम कर सकती है, इतने % लिटरेसी है इंडिया के अंदर, तब वो क्या यूज करते हैं? तब वो कुछ ग्राफ्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्टैटिस्टिकल डेटा दिखाना होता है, कोई टाइप का एनालिसिस, मतलब ये चीज इतने में, इतने साल में इतने रुपए में बिकेगी, आज 100 प्रोडक्ट मिलते हैं, कल 200 प्रोडक्ट हमें इस चीज के मिल जाएंगे मार्केट में। तो ये क्या है? जब उनको कोई अपना एनालिसिस करना है या फिर अपना कोई स्टैटिस्टिकल डाटा, मतलब कि कोई डाटा है कि इतनी पॉपुलेशन 2016 में इतनी थी, 20 में इतनी थी, ऐसा कोई डाटा है जिसमें हमारे नंबर्स के बारे में बात की गई है, तो वो सब चीज जब हमें अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को दिखानी होती है या फिर अपने एम्प्लॉयज को दिखानी होती है, तब हम पिक्चर्स का यूज करते हैं या फिर ग्राफ्स का यूज करते हैं। तो वो एक तरह की विजुअलाइजेशन कम्युनिकेशन कहलाई जाती है। वो कौन से तरीके से बात की जा रही होती है? वो विजुअलाइजेशन तरीके से बात करी जा रही होती है। तो आई होप आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ आ गए होंगे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहला था वर्बल, फिर था नॉन वर्बल, फिर था रिटन था, और लास्ट में हमने क्या देखा? विजुअलाइजेशन। ये हमारे कोई 4 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ आ गए होंगे। हमने कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े? सबसे पहले वर्बल, फिर नॉन वर्बल, फिर रिटन, और लास्ट में हमने पढ़ा विजुअलाइजेशन। तो देखो, वर्बल है, 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं। नॉन वर्बल है, स्माइल की, सर हिलाया, थम्स अप किया, ये क्या हो गया? नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो गई। फिर है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या हुआ? व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आया, ईमेल आया, लेटर आया या फिर कोई प्रपोजल आया। फिर है विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब जब आपको कोई ग्राफ दिखाकर बात बताई जाती है। अब देखो, हमने देखो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन किए हैं, अब हम उनके बारे में कुछ और जानते हैं कि कब हमें रिटन कम्युनिकेशन यूज करनी है, कब हमें वर्बल कम्युनिकेशन यूज करनी है, कब हमें दोनों यूज करने हैं। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अब हम जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात किसके बारे में करेंगे? हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में।
वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो इससे पहले, सुनने से पहले ये समझिए, अगर मैं क्लास में आती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट बहुत सैड बैठे हैं, सभी स्टूडेंट बहुत सैड बैठे हैं, वो टेस्ट लेकर बहुत ऐसे दुखी बैठे हैं, या फिर उनका मान लो छुट्टियां थी अब कैंसिल हो गई, इस वजह से वो बहुत सैड बैठे हैं, तो मैं क्लास में आती हूँ और मैं बोलती हूँ कि बच्चों देखो, सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है, जब तुम सीएस बन जाओगे तब तो तुम नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स करोगे, एक दिन तुम ज़रूर सीएस बनोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर दिया कि बच्चों, तुम बहुत अच्छे से मेहनत करना, तुम सीएस बनोगे, तुम मेरा नाम रोशन करोगे, मुझे बहुत खुशी होगी एक दिन जब तुम सीएस बनकर मेरे पास आओगे, मुझे बताने आओगे। ये सब बोल के सब बच्चे बहुत खुश हो गए। तो मैंने क्या किया, बोलकर तुम्हें बहुत मोटिवेट कर दिया। अगर ये सब लाइंस का मैसेज लिखा हुआ आता, अगर बोर्ड पर लिखा हुआ आता, तुम क्लास में आते, बोर्ड पर लिखा होता कि तुम बच्चों पढ़ लो और फिर एकदम सीएस बनोगे, तो तुम मुझे बहुत खुशी होगी। तो तुम्हारे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना इम्पैक्ट कब पड़ेगा, जब मैं क्लास में आके तुम्हें बोलती हूँ कि बच्चों, तुम पढ़ लोगे, तुम सीएस बन जाओगे, जरूर बनोगे, एक दिन पक्का बन जाओगे सीएस, तुम्हारा बहुत अच्छा 20, 30, 50 लाख का पैकेज होगा, तुम मुझे आकर बताओगे और मुझे बहुत खुशी होगी। तो जब हमें किसी को मोटिवेट करना होता है, तब हम कौन सा मीन्स चूज करते हैं, तब हम वर्बल मीन्स को चूज करते हैं। वर्बल मीन कहाँ भी यूज हो सकता है, जब हम मुझे किसी को मोटिवेट करना है। अब देखो, मैंने आके बोला कि सब बच्चे एक दिन सीएस बन जाएंगे, बहुत अच्छे तुम्हारे नंबर्स आए हैं। मेरी क्लास में या फिर मेरी कोचिंग में कोई स्टूडेंट था, ठीक है। अब वो स्टूडेंट ने क्या किया, वो स्टूडेंट टेस्ट के क्वेश्चन कुछ लिख रहा था, नंबर्स कुछ लिख रहा था, आंसर्स कुछ लिख रहा था। तो मैं उसके पास जाकर क्या बोलूं, तो मैं उस बच्चे के पास गई, ठीक है। मैं उस बच्चे के पास गई और उस बच्चे के पास जाकर मैंने बोला कि बेटा, आप भी बहुत जल्दी सीएस बन जाओगे, बस इस बात का ध्यान रखो कि क्वेश्चन नंबर्स के साथ आपको आंसर सही लिखने हैं। मैंने बिल्कुल उसके पास जाकर कान में या फिर बिल्कुल पास जाकर उसको एक बात बोली, ताकि सारे बच्चे वो बात ना सुन सके, उस बच्चे की इंसल्ट ना हो सके। तो जब मुझे कोई कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, जब मुझे क्या करना है, जब मुझे कोई कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, तब मैं कौन सा मीन्स यूज कर सकती हूँ। देखो, जब मुझे कोई पर्सनल बात करनी है, ठीक है, या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, ठीक है, तो मैं क्लास में आके बोर्ड पे लिख के चली जाऊं, या फिर मैं सीएमए कार्ड पे डलवा देती कि XYZ जो भी पर्सन का नाम है वो अच्छी तरह आंसर लिखे, तो क्या उस बच्चे को इफेक्टिवली बात पहुंचती? तब तो उस बच्चे की बेइज्जती हो जाती। जब मुझे कोई पर्सनल या फिर छुपी हुई कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट कोई बात करनी थी, जब सिर्फ उस बच्चे को वो बात बतानी थी, तब मैं कौन सा मीन्स यूज करूंगी, जब मुझे पर्सनल या फिर कॉन्फिडेंशियल बात करनी होगी, है ना, उस बच्चे को, सिर्फ एक बच्चे को बतानी थी, तब क्या मैं लिखकर चली जाती तो क्या सिर्फ वो एक बच्चा पढ़ता? अगर मैं सीएमए कार्ड पर मैसेज लगवा देती तो क्या वो सिर्फ एक बच्चा पढ़ता? नहीं। जब मुझे मेरे बच्चों को मोटिवेट करना है, जब मुझे किसी एक स्टूडेंट को पर्सनली आकर कोई बात बतानी है, तब मैं कौन से मीन्स यूज कर सकती हूँ? तब मैं यूज कर सकती हूँ हमारे वर्बल मीन्स। फिर मैं क्या करती हूँ, नेचुरल एंड इजी। ये मैंने क्या लिख दिया और क्यों लिख दिया? नेचुरल एंड इजी क्या है? जब एक छोटा सा बच्चा है, मान लो 2 साल का बच्चा है, उस बच्चे को मुझे कोई बात कहनी है कि बेटा टॉफी मत खाओ, छोटे बच्चे को मुझे बोलनी है बेटा टॉफी मत खाओ, तो क्या अगर मैं इंग्लिश में लिख दूंगी तो वो 2 साल का बच्चा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा।
तो जब हमें कोई बात नेचुरली करनी है, इजी तरीके से करनी है, आप मान लो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन वो इतने एजुकेटेड नहीं है, उनके सामने अगर मैं इंग्लिश में कुछ बात लिख कर चली जाऊं, क्या वो उसको पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखो, हम बात सुनकर जल्दी समझ जाते हैं। जब छोटा बच्चा होता है, उससे अगर हम बोले टॉफी नहीं खानी या फिर आजा टॉफी लेने चले, कितनी तेज वो भाग कर बाहर निकल के आ जाता है। अगर हम लिख कर दे देते तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। तो ये क्या हो गए, वर्बल लैंग्वेज जो है, वर्बल कम्युनिकेशन तरीका एक नेचुरल भी है और ज्यादा इजी भी है। छोटे बच्चा हो या जो ऐसा पर्सन है जो पढ़ लिख नहीं सकता, उसको हम बात बोलकर समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखती हूँ मैं बोर्ड पे, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं मैम आपने बोर्ड पे क्या लिख दिया, ट्रांजिएंट एंड नॉन रीयूजेबल। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर मैं क्लास में आके ये टॉपिक समझा रही हूँ, अगर क्लास में आके मैं टॉपिक समझा रही हूँ, तो क्या मेरी बात किसी बच्चे के दिमाग में एक रिकॉर्डर की तरह बैठ सकती है? क्या वो एक रिकॉर्ड हो जाएगी? अब कोई स्टूडेंट, मान लो मैं क्लास से चली गई, स्टूडेंट क्लास में आया, क्या मेरी बात गूंजेगी? क्या उस बच्चे को समझ आ सकता है? मेरी प्रेजेंस के बिना वर्ड टू वर्ड मैं क्या बोल रही हूँ, क्या वो पर्सन सुन सकता है? नहीं सुन सकता। नेचुरली मेरी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही। पर अगर मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, स्टूडेंट आता है तो लिखा हुआ तो वो पढ़ सकता है, पर जो बात मैं बोल रही हूँ वो नेचुरली वो बच्चा बात सुन नहीं सकता। तो जो मैं बोल रही हूँ इस टाइम, जो मैं बोल रही हूँ वो नॉट रीयूजेबल है। मतलब जो मेरे वर्ड्स हैं, क्या वो क्लास में दोबारा गूंजते ही रहेंगे, 1 घंटे तक गूंजते ही रहेंगे? नहीं, जो बात मैंने जब बोली उसी टाइम खत्म हो गई। अगर तुम ऐसे बताते भी हो कि आज क्लास में टीचर ने कम्युनिकेशन पढ़ाया, तो वो तुम तुम्हारी लैंग्वेज में बोल रहे हो, मैंने किस तरीके से बोला, कैसे बोला, वो तुम बिना मेहनत के एफर्टलेसली सेम दोबारा रिपीट नेचुरली नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट मेरे बाद में क्लास में आता है, उसे नेचुरली मेरी आवाज नहीं सुनेगी। ठीक है, आजकल बच्चे कहते हैं कि मैम हाँ हम तो आपकी आवाज रिकॉर्ड कर लेंगे। जी हाँ, आप रिकॉर्ड तो कर सकते हो, पर क्या वो प्रेजेंट टाइम में रिकॉर्ड किया तो कोई आपने तरीका यूज किया ना, कोई तरीका यूज किया, कोई एप्लीकेशन यूज की क्या? नेचुरली वो पर्सन जब आएगा 1 घंटे बाद, उसको मेरे ये वर्ड सुन रहे होंगे? नहीं सुन रहे होंगे। तो जब हम वर्बल बात करते हैं तो वो नोट रीयूजेबल होती है। हमें कोई एफर्ट लगा के या तो वो एक पर्सन रिपीट करेगा या फिर रिकॉर्ड करके किसी को सुनाएगा, नेचुरली हमारी बात बारी बारी रिपीट नहीं हो सकती, नेचुरली वो बात रिपीट नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज विजुअल एगमेंटेशन, और फिर क्या है, लास्ट है सिंक्रोनस। ठीक है, तो विजुअल एगमेंटेशन क्या होता है, मान लो स्टूडेंट्स, अगर मुझे कोई बात तो बोलनी है पर साथ में अपने तुम्हें कोई क्लू भी देना है। ठीक है, जैसे इसका हम एक बहुत फनी एग्जांपल से पढ़ सकते हैं। देखो, हमने सबसे पहले देखा एबिलिटी टू मोटिवेट, एबिलिटी टू मोटिवेट देखा, फिर अभी तक हमने क्या देखा, कॉन्फिडेंशियल देखा, फिर नेचुरल एंड इजी ट्रांजिट देखा, फिर हम स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड देखेंगे, फिर लास्ट में हम देखेंगे विजुअल एगमेंटेशन। विजुअल एगमेंटेशन की हम मेथड में तो कोई बात बता रही थी, तो मेरी बात सुनो स्टूडेंट्स। जब मान लो आप एक फ्रेंड है और आपका एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, एक फ्रेंड है राज, तो उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड है सिमरन। सिमरन का था बर्थडे, रात को 12 बजे राज फोन करना भूल गया। अब वो सुबह क्लास में आते हैं तो राज और सिमरन मिलते हैं। राज और सिमरन बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो राज पूछता है सिमरन तुम कैसी हो, और सिमरन ऐसे हैंड्स फोल्ड करके और अपना फेस साइड में करके गुस्से में बोलती है मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे होता है, आप लोगों के साथ होता है, हम क्लास में भी देखते हैं, है ना, कई बार हम ऐसे गुस्से में बोलते हैं कि बहुत खुश हूँ। तो देखो, अगर वो मैसेज कर दे बहुत खुश है, तो वो क्या बता पाएगी गुस्से है? नहीं। जब हम बोल के बताते तो गुस्से में जैसे उसने बोल दिया कि बहुत खुश हूँ, तो उससे क्या हुआ, हम जब हमें साथ में कोई क्लू भी देना है, कोई विजुअल, कोई चीज उसको करके भी दिखानी है, तब हम वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। अब वर्ड्स में तो उसको लगता कि सिमरन तो गुस्सा ही नहीं है, सिमरन तो बहुत खुश है, बट सिमरन ने क्यों अपनी टोन चेंज करके गुस्से में बोला कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, तो समझ आया कि वो खुश नहीं है, वो गुस्सा है। तो ये चीजें हम करते हैं, इसे क्या बोला जाता है, विजुअल ऑगमेंटेशन। ठीक है, अब मेरे साथ देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था एबिलिटी टू मोटिवेट। एबिलिटी टू मोटिवेट क्या कहती है,
सबसे पहले हमने बात की थी एबिलिटी टू मोटिवेट। जब मैंने मेरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना था, वर्क्स वेल टू मोटिवेट एंड कन्विंस पीपल। जैसे मैंने तुम्हें आकर मोटिवेट किया, कन्विंस मतलब तुम्हें हौसला दिलाया, विश्वास दिलाया, तुमसे बात मनवाई कि तुम हाँ बिल्कुल CS बनकर ही रहोगे। तो ये क्या है, मोटिवेट करने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। फिर कोई पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन करनी है, जब मुझे कोई पर्सनल बात करनी है, किसी बच्चे को मुझे बताना था कि तुम ये गलती कर रहे हो, तो तब भी मुझे वर्बल कम्युनिकेशन यूज करनी चाहिए। वर्क्स वेल फॉर पर्सनल डिस्कशंस लाइक बाउंसिंग ऑफ एन आइडिया और कैन बी यूज्ड विद वन और फ्यू पीपल। अब मान लो किसी का आइडिया हम रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसी कॉन्फिडेंशियल बात हम उसको पर्सन को जाकर ही बताते हैं, वो हम वर्बल या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, किसी का आइडिया हमें पसंद नहीं आया, किसी के मार्क्स कम है वो बताने हैं, कोई बच्चे की कोई बात बतानी है, तो वो हम क्या है उसके पर्सनली पास जाकर बताते हैं। जब हम नहीं चाहते वो बात ज्यादा लोगों को पता चले, तब हम वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो ये सूटेड वेल फॉर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। जब हमें थोड़े कॉन्फिडेंशियल मतलब थोड़े से लोगों को सीक्रेट बात बतानी है, हम चाहते हैं बात की प्राइवेसी मेंटेन रहे, तब हम कौन सी कम्युनिकेशन यूज करते हैं, तब हम वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। फिर था नेचुरल एंड इजी। आफ्टर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन इज द नेक्स्ट वन दैट इज पिक्ड अप बिफोर वन लर्न्स और राइट। देखो सबसे छोटा बच्चा होता है, उसे हम कोई चीज ऐसे कहते हैं नो, ठीक है, पहले हम साइंस करना दिखाते हैं, हम उसको कहते हैं ना अच्छा लगा तो ऐसे करो, तो वो छोटा बच्चा ऐसे करता है। वो जब बोलना सही नहीं होता, बोल नहीं पाता, अब छोटे बच्चे कई क्लियरली बोल नहीं पाते पर उनको रिमोट चाहिए होता है, तो वो उसकी तरफ इशारा करते रहते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, तो अब हमें समझ आ जाता है कि इसको रिमोट चाहिए। तो देखो नॉन वर्बल, सबसे पहले एक छोटा बच्चा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीखता है, उसके बाद लिखना उसको नहीं आता, तब वो पहले बोलना सीखता है। तो यही लाइन लिखी हुई है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद सबसे नेक्स्ट प्रेफरेबल कौन सी भाषा होती है, वर्बल कम्युनिकेशन होती है। जब एक पर्सन को लिखना या बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तब वो क्या चूज करता है, तब वो वर्बल कम्युनिकेशन यूज होती है। ये कम्स मोर नेचुरली एंड इजी देन द रिटन कम्युनिकेशन। किसी बच्चे को बात बोलकर, छोटा जो बेबी है 2 साल का जो बेबी है, उसे बात बोलकर समझानी सोखी है, नेचुरली वो बात समझ जाएगा। लिख के तो लिखना तो पढ़ना लिखना तो पहले उसको समझाना पड़ेगा, तब हम उसको लिख कर कोई बात बता सकते हैं, ठीक है। तो लिखना तो बहुत लंबा प्रोसेस है, नेचुरली वो बच्चे को अगर हमें कोई बात बतानी होती है तो हम उसे बोल कर बता देते हैं कि ये चीज नहीं करनी, ये चीज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिट एंड नॉन रियूजेबल। ये पॉइंट हमने देखा था, मतलब इसका क्या था, whole communication cannot be reused or transferred to another person without additional repetition। मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरी पूरी बात जो मैं क्लास में आके बच्चों को बता रही हूँ, मेरी पूरी बात स्टूडेंट्स तक कैसे जा सकती है, मेरी पूरी बार एज इट इज क्या रिपीट हो सकती है, एज इट इज मेरी आवाज जा सकती है। एडिशनल अगर हम कोई टेक्निक यूज करते हैं, हमने कोई फोन रिकॉर्डिंग यूज की है, या फिर कोई पर्सन अपना एफर्ट लगा के सारी बात मेरी मिमिक्री करके दूसरे पर्सन को बोल रहा है, या फिर याद कर लेता है और सारी बात रिपीट करता है, उस चीज के अलावा मेरी बात सेम एज इट इज रिपीट या यूज नहीं हो सकती। अगर मेरी बात सेम रिपीट या यूज करनी है तो या तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा या किसी पर्सन को उस चीज को रिपीट करना पड़ेगा। हेंस इट इज नॉट स्केलेबल इफ देयर इज नीड दैट अदर नीड टू बी इंक्लूडेड इनटू द कन्वर्सेशन एंड इवन एट लीस्ट टू बी इन्फॉर्म्ड। अब अगर मान लो हमारे पास क्लास में, जैसे पहले हमारे स्कूल में क्लासेस लगती थी और क्लासेस रिकॉर्ड नहीं होती थी, तो उस क्लास में अगर कोई, मैं चाहती हूँ कि ये क्लास के बाद भी जो दूसरे बच्चे आए उनको भी ये बात पता चले, तो मैं बोलकर नहीं बता सकती, तब मैं लिख कर जाऊंगी। फिर अगर मेरे को कोई ऐसी बात बोलनी है जो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, सिर्फ मेरी क्लास के बच्चे ही सुने, मेरे बाद उन वाले जो बैच आ रहा है उनको ये बात ना पता चले, तब मैं कौन सी बात यूज करूंगी, ट्रांजिट एंड तो मैं बात यूज करूंगी वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये ट्रांजिट या फिर नॉन रियूजेबल है कि एज इट इज वो बात दूसरे पर्सन को पता नहीं चलती। तो जब हमें कोई ऐसी बात बतानी है जो हम नहीं चाहते कि रीयूज हो, तब हम कौन सी कम्युनिकेशन यूज करेंगे, तब हम वर्बल कम्युनिकेशन यूज करेंगे। फिर ये अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। मतलब क्या हुआ, अब देखो स्टूडेंट्स, लिखकर कोई बात आती है, अगर आपके पास कोई बात लिखी हुई आती है
है ना। अगर आपके पास सीएमए कार्ड पे या फिर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, आप मेरा कोई स्टेटस देखते हैं, तब क्या आप फटाफट प्रेजेंट टाइम में मेरे से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर क्लास में जब मैंने आपसे पूछा कि ये क्वेश्चन समझ आया, अब आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, तब क्या आप उसी टाइम मेरे से बात कर सकते हैं? अगर मेरा स्टूडेंट क्लास में बैठा है और मैं उसको बोल रही हूँ क्या तुझे समझ आया, बच्चा उसी टाइम बोल रहा है कि मैम मुझे समझ आ गया, मैम नेक्स्ट टॉपिक भी ऐसे कराना, मैं बोलूंगी हाँ बिल्कुल बेटा, नेक्स्ट टॉपिक भी मैं ऐसे ही करवाऊंगी। तो इसमें क्या है, सामने वाले पर्सन के पास स्कोप है अपनी बात ऐड करने का, ठीक है। सामने वाले पर्सन के पास स्कोप है कि वो अपनी बात भी ऐड कर सकता है। प्रोवाइड स्कोप्स टू कीप द कॉन्वर्सेशन ओपन एंडेड, मतलब मैं एक लाइन बोलूंगी, सामने वाला पर्सन एक लाइन बोलेगा। अब तुम जब ये रिकॉर्डेड देखोगे, तुम क्लास में मेरे सामने नहीं बैठे, तो ये क्या है, सेमी स्ट्रक्चर है। तुम बाद में कुछ रिप्लाई दोगे, मैं बाद में उसका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। ये क्लास आज रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डेड वाले बच्चे बाद में इसको देखेंगे, पर जो मेरे स्टूडेंट्स मेरी क्लास में बैठे हैं, जो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, वो अभी मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो वो अभी मेरे को कुछ बोल सकते हैं, मैं उनका जवाब अभी दे सकती हूँ। तो मेरी कॉन्वर्सेशन क्या फिक्स हो गई? नहीं हो गई। वो कुछ बोलेगा, मैं कुछ बात का जवाब दूंगी, वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डालेगा, मैं अपना उस बात का उसको आंसर करूंगी। तो मेरी कॉन्वर्सेशन में स्कोप है कि सामने वाला पर्सन अपनी बातें ऐड कर सकता है। तो प्रोवाइड स्कोप टू कीप द कॉन्वर्सेशन ओपन एंडेड एंड इवॉल्व द कॉन्वर्सेशन प्रोसीड्स, मतलब जैसे मैंने बोला, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, बच्चा उसका आंसर देगा, या फिर बच्चा मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसका कोई आंसर दूंगी, तो हमारी बात आगे ऐसे बढ़ती जाएगी। और जब आप लोग नहीं है, कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या नेचुरली बढ़ता रहता है? नहीं, जितना लिखा हुआ है आप उतना ही तो पढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल उतना ही पढ़ सकते हैं। पर जब हम वर्बली बात करते हैं, तो एक बच्चा कुछ बोल रहा है, सेकंड बच्चे ने कुछ बोला, मैंने पहले इसका आंसर दिया, फिर उसका आंसर दिया, तो हमारी बात ओपन है और वो आगे आगे इवोल्व हो रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। फिर क्या है, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या बोला जाता है? सिंक्रोनस कहता है, इट गोज विदाउट सेइंग दैट द पीपल इन्वॉल्व हैव टू बी देयर एट द सेम टाइम। मल्टी ज्योग्राफी टीम्स आर becoming the norms rather than exception. It can be challenge if relied upon a load. मतलब इसमें क्या है, सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ, इट गोज विदाउट सेइंग दैट द पीपल इन्वॉल्व हैव टू बी प्रेजेंट सेम टाइम। मतलब कि जो सुनने वाला, आप देखो जब हम कोई बात बोलकर बताते हैं, तो सुनने वाला पर्सन सामने प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैं बोलकर कोई बात बता रही हूँ, तो सामने वाला पर्सन प्रेजेंट होगा, तभी तो वो बात सुन सकता है। फिर क्या लिखा गया है, मल्टी ज्योग्राफिकल टीम्स आर बिकमिंग द नॉर्म्स रेदर देन एक्सेप्शन। ठीक है, जब हम बोलकर कोई बात बता रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन प्रेजेंट है और वो मेरी बात सुन पा रहा है। जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अलग अलग देश के लोग एक वीडियो कॉल्स पे बैठकर बात कर लेते हैं कि तू ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ये मीटिंग ऐसे कर लेंगे, इन्वेस्टर्स को इतना बता देंगे, इन्वेस्टर्स से डील कर लेते हैं। तो क्या है, हम भी प्रेजेंट है, सामने वाला पर्सन भी उस जगह पे प्रेजेंट होता है। जब हम वर्बली बातचीत करते हैं, तो मैं भी प्रेजेंट होती हूँ, मेरा सामने पर्सन भी प्रेजेंट होता है। चाहे मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ, तो मैं भी प्रेजेंट हूँ, उस टाइम वो पर्सन भी प्रेजेंट है। तो इसे क्या बोला जाता है, सिंक्रोनस बोला जाता है। दिस कैन बी चैलेंज इफ रिलाइड अपॉन अ लोड। अब ये क्या है, देखो आजकल हम इतनी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो जरूरी नहीं हर टाइम पर वो सामने वाला पर्सन प्रेजेंट हो, है ना। हर टाइम तो हम नहीं कह सकते। अब ऐसे हो सकता है इंडिया में दिन है, फॉरेन में रात है, अमेरिका में रात है, इंडिया में दिन है। तो कहते कि जब अगर हम ऐसे कहें कि सिर्फ जब वो पर्सन सामने प्रेजेंट होगा, तभी हम अपनी बात बोलेंगे, तो ये चीज काफी चैलेंजिंग बन जाएगी कि सब लोगों को एक टाइम पे प्रेजेंट हो तभी हम बात कर सके। तो ये चीज काफी डिफिकल्ट बन जाएगी। तो मतलब ये पॉसिबल होता है, बट चैलेंजिंग है अगर हम ये सोचे कि हर टाइम जब हमें मल्टी ज्योग्राफिकल एरियाज, अलग अलग लोकेशन पर लोग बैठे हैं, उनसे बात करनी है, और हम चाहते हैं रियल टाइम, मतलब अभी अभी मैं भी जब बोल रही हूँ, वो पर्सन मेरे सामने हो या फिर वीडियो कॉल पे हो और मुझे साफ सुन पा रहा हो, लाइव सुन पा रहा हो, तो ये करना बहुत कई बार चैलेंजिंग भी हो जाता है। फिर है विजुअल एगमेंटेशन। ये तो हमने पढ़ा था कि कैसे जब हमें बात बोलते वक्त कुछ अपने क्लूज भी देने हैं। कम्युनिकेशन नीड टू बी ऑगमेंटेड विद विजुअल क्लूज वेयर इट इज एम्पैथी और अर्जेंसी। मतलब जैसे ऐसे बोलूं, अगर मैं बोलूं
कि अरे यार तुम्हारे साथ ऐसे हो गया, बहुत बुरा हुआ, चलो बाहर चलते हैं, है ना? तो तुम्हें लगेगा कि मैम किसी को सिंपैथी दे रहे हैं, किसी के साथ अच्छी तरह कुछ बात कर रहे हैं कि हाँ यार तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तुम्हें अभी अच्छा नहीं लग रहा, इधर चलो बाहर थोड़ा वॉक करके आते हैं। अब मैं क्लास में आकर एकदम से बोलूँ कम आउटसाइड, कम आउटसाइड, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि बहुत कुछ तो इमरजेंसी है, हमें भाग जाना है। अब क्या हुआ, बातें तो सेम थी कि बाहर चलो, अरे या एकदम से कि एकदम से बाहर आ जाओ। तो क्या है, बात तो दोनों में बाहर आने की गई, पर एक में जब मुझे दिखाना है कि अर्जेंट है, अभी फटाफट बाहर आओ, या फिर एक में मैं ऐसे कहती हूँ यार तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, चलो हम थोड़ा बाहर जाकर आते हैं। तो साथ में हमें जब क्लू भी देना है, सेम बात के साथ हमें क्लू भी देना है कि हम बात एम्पथी, किसी के साथ सिंपथी दिखाना चाहते हैं, किसी को विश्वास दिलाना चाहते हैं, एम्पथी हम अच्छे वे में, किसी पॉजिटिव वे में बात करना चाह रहे हैं, या फिर कोई अर्जेंसी है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है कि फटाफट बाहर चलो। तो ये क्या है, ये हो गया जब विजुअल एगमेंटेशन का यूज करते हैं कि जब हमें बोलने के साथ साथ कुछ एक्शंस भी करने हैं, तब हम लिखकर तो एक्शन नहीं कर पाएंगे ना कि फटाफट बाहर आओ, लिखकर चले जाए तो तुम इमरजेंसी नहीं समझ पाओगे। पर अगर कोई बात बोली जा रही है और साथ में हमें उसके बताना है कि वो बात अर्जेंट है या फिर एक्सेप्शन है कोई, या फिर हमें एम्पैथी दिखानी है, तो अब हम वर्बल यूज करते हैं, क्योंकि उसके साथ हम अपने एक्शंस भी दिखा सकते हैं। तो देखो ये इसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि जब मुझे स्टूडेंट्स को बात मोटिवेट करनी थी, जब उनकी कोई बात मुझे कॉन्फिडेंशियल रखनी थी, जब मुझे ऐसे था कि ये बात सिर्फ मेरे स्टूडेंट सुन सके, बाद वाले बैच के बच्चे ना सुन पाए, या फिर कोई छोटा बच्चा था, 2 साल का बच्चा था, उसे मुझे कोई बात बतानी थी, तो नेचुरल ईजी था, या मैं चाहती थी कि मेरी बात रीयूज ना हो सके तो नॉट रीयूजेबल थी। जब मैं चाहती थी कि मैं कुछ बोलूं, मेरे बच्चे भी कुछ आगे से जवाब दें, तो स्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड थी। फिर सिंक्रोनस, मतलब जब मैं चाहती थी मैं भी प्रेजेंट हूँ, सामने वाला पर्सन भी प्रेजेंट है जब मुझे कोई बात करनी थी, या फिर मैं क्या चाह रही थी, या फिर मैं चाह रही थी बात बोलने के साथ कोई एक्शन, कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसी कर दूं कि सामने वाले को समझ आए बात इमरजेंसी की है या मैं एम्पैथी दिखा रही हूँ। जब मुझे कोई विजुअल एगमेंटेशन करना था, तब हम वर्बल यूज कर सकते हैं, तब हम वर्बल लैंग्वेज का यूज या वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन कब कब यूज होगी? अब देखो ये बुक्स बन जाएगी, बुक बनकर रख दी मैंने, ये नोट्स हैं, कितने ही लोग इसको पढ़ सकते हैं, आपके जितना भी बैच है सारे बैच इसको पढ़ सकते हैं। आप ये नोट्स किसी बच्चे को सेंड करेंगे, वो पढ़ेगा, वो आगे किसी को सेंड करेगा तो वो पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नोट्स रिटर्न में है ना? कितने सारे, अब आपके पास जो बुक है आप पढ़ सकते हैं, आप वो बुक अपने फ्रेंड को दे सकते हैं। तो रिटर्न कम्युनिकेशन हम कब यूज करते हैं? जब हमें वो एक ही चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहुंचानी है, बहुत सारे लोगों को पहुंचानी है। राइट वंस एंड रीड मल्टीपल टाइम्स। अब बुक मैंने एक बार लिख दी, आप इसको कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, कितने लोग इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कम्युनिकेशन टू न्यू ऑडियंस इज नील। अब देखो मैंने एक बार बुक बना दी, आपने उसको खरीद लिया, आपने उस बुक को पढ़ लिया, ठीक है, आपने लिखित में जो बुक्स है वो पढ़ ली, आपने अपने स्टूडेंट को अपने फ्रेंड को वो बुक दे दी, क्या मेरा कोई खर्चा पड़ा? नहीं पड़ा। क्या मेरा कोई खर्चा पड़ा? नहीं पड़ा। या फिर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, कोचिंग के बाहर एक पोस्टर लगा दिया, कितने भी लोग उसको देख रहे हैं, चाहे एक देख रहा है चाहे दो देख रहा है, क्या मेरा कोई अलग से खर्चा पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो एडिशनल कॉस्ट रिटर्न कम्युनिकेशन में बिल्कुल जीरो होती है। दिस वॉल हैज पावर्ड द एक्सपोनेंशियल रीच ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर इज पाम लीव्स बुक्स और इंटरनेट। मतलब क्या है, एक जो रिटर्न बात है वो कितनी आगे से आगे बढ़ सकती है, इसकी बहुत ज्यादा बड़ी रीच है। जैसे जब हम पहले हमारे पत्तों पर लोग कोई बात लिखकर चले गए थे, पत्तों पर जो हमारे बिल्कुल जैसे हम कहते हैं कोई सिविलाइजेशन मिलती है, उसकी कोई नई लैंग्वेज होती है, कितनी पुरानी है पर वो लिखित में है तो हम उसको पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। इंटरनेट पे कितना पुराना आर्टिकल हो हम उसको पढ़ पा रहे हैं। क्लास में मैं 10 मिनट पहले कुछ बोलकर चली जाऊंगी, क्या वो स्टूडेंट बाद में उसको वो बात पता चलेगी? नहीं। पर रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत उसका महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो हमने जब पुरानी जैसी सिविलाइजेशन ने पत्तों पर लिखे थे, चाहे आज हम बुक्स पे लिख रहे हैं या फिर हम इंटरनेट पे लिखते हैं, कि रिटर्न कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट बहुत सालों तक रहता है। फिर क्या है स्ट्रक्चर। अब जो बुक में मैंने लिख दिया वो लिख दिया, तुम कितना भी बुक से पूछते रहो, क्या बुक तुम्हें जवाब दे देगी? नहीं। ये कॉन्वर्सेशन एक तरह की लिखी गई और खत्म हो गई, उसी जगह खत्म हो गई, इसमें नेचुरली कोई और बात अब ऐड नहीं हो सकती। इन्फ्यूज सम अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर इनटू द कम्युनिकेशन। जो बात है वो स्टार्ट हुई और खत्म होगी, बुक्स में तुम्हारे नोट्स बनकर खत्म हो गई, बोलकर बताती हूँ तब तुम अपनी बात ऐड कर सकते हो, पर क्या इसमें और बात ऐड हो सकती है? नहीं, ये एक स्ट्रक्चर में बनकर खत्म हो चुकी है। फिर ये है क्या है, ए
साइंक्रोनस। जब मैंने ये वर्ड्स बनाए थे, जब मैंने ये बुक्स बनाई थी, तो क्या तुम लोग भी प्रेजेंट थे? नहीं। इसमें तुम्हारा प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। मतलब the communicator and communicated do not have to be online at the same time। दोनों लोगों को ऑनलाइन साथ साथ होने की जरूरत नहीं है। ये ह्यूज डिफरेंशिएटर बिटवीन विद ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स। जब ऐसे है कि कोई बात है जब हम उनको वर्बली नहीं बता सकते, बहुत अलग अलग जगहों पे लोग बैठे हैं, हम उनको वर्बली बात नहीं बता सकते, ना पॉसिबल है कि वो एक टाइम पे ही प्रेजेंट हो, तब हम उनको रिटर्न मैसेज दे देंगे कि जब जो कौन से देश में कब टाइम होगा, सुबह होगी, कब वो फ्री होगा, और जब भी पढ़ना चाहे तब पढ़ लेगा। इसमें दोनों लोगों का एक साथ मौजूद होना जरूरी नहीं है। जब हमें कोई ऐसी बात करनी है, जब हमें पता है दो लोग एक साथ मौजूद नहीं हो पाएंगे, तब हम उस बात को रिटर्न में करते हैं। इट इनेबल्स पीपल टू वर्क इन पैरेलल, इट मेक्स देम इंडिपेंडेंट। अब देखो, अभी क्या है, तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे कुछ लिखा हुआ मैसेज आया, तो तुम उसको वो पढ़ा है, तुम उसको अपना कोई काम कर रहे हो, बाद में भी उस मैसेज को देख सकते हो, ठीक है। तो रिटर्न मैसेज तुम बाद में देख सकते हो। अभी बुक्स तुम्हारे पास है, तुम अपना कोई भी काम कर रहे होगे, साथ साथ बुक्स देख सकते हो। पर अगर मैं कोई बात बोलकर बता रही हूँ, तो तुम्हें काम छोड़कर वो बात ही सुननी पड़ेगी। तो लिखी हुई बात, जब मैं कोई भी बात लिख कर बता सकती हूँ, तो वो क्या बना देता है कि तुम साथ साथ अपना काम कर सकते हो। अब मैंने बात लिख कर छोड़ दी, बुक्स बनाकर छोड़ दी, तुम इसको पढ़कर बाद में समझोगे, तब मैं अपना कोई और काम कर रही होंगी, जब मैं बुक बना रही थी तब तुम अपना कोई और काम कर रहे थे। इट मेक्स पीपल इंडिपेंडेंट। मतलब वर्बल में तो तुम्हें सामने बैठना है, मुझे सामने बैठना है, हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये तो इंडिपेंडेंट है। लिख कर अब तुम जब मर्जी पढ़ना, तुम उसको आराम से समझ सकते हो। तो क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? अब जो बात मैंने लिख कर चली गई, क्या तुम्हें अब मेरी जरूरत है या मुझे तुम्हारी जरूरत है? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। अब बात मैंने लिख दी, तुम इंडिपेंडेंट हो, कब मर्जी पढ़ो, अब मेरी इंडिपेंडेंट हो, अब मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। रैंडम एक्सेस पैटर्न, इट कैन अमाउंट फॉर वेरिंग लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक। अब इससे में क्या क्या है कहा जा रहा है, देखो बच्चा, जब मैं कोई लेक्चर दे रही हूँ, लेक्चर में मैंने सारा टॉपिक बताया, पहले कम्युनिकेशन बताई, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन बताया, अब फिर मैंने मोड्स बताए, रिटन वर्बल, ठीक है। क्या तुम ऐसे मेरी बात सुनना, अब तुम्हें सारी बात सुननी पड़ी, पर जब मान लो ये बुक है, अब जब तुम ये बुक देखोगे, तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि मुझे सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना था, तो तुम पेजेस फोल्ड करके आगे सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन निकालोगे। तुम्हें चैप्टर 1 पढ़ना है, तो तुम बुक से चैप्टर 1 निकाल दोगे। बात करते वक्त क्या हमारे पास ये ऑप्शन होता है? नहीं होता। तो रिटर्न में क्या है, जिसका जो इंटरेस्ट है, किसी को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, वो आराम से फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेगा, किसी को थर्ड चैप्टर निकाल के पढ़ना है, वो पढ़ लेगा, किसी को इसी टॉपिक्स में कोई और लास्ट पेजेस पढ़ने हैं, वो पढ़ लेगा, ठीक है। तो जब हम रिटर्न कम्युनिकेशन में हमारे को क्या भी बेनिफिट पड़ता है कि अब मैं एक बुक बनाकर चली जाऊंगी, रिटर्न में कुछ लिखा हुआ है, कोई बच्चा अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई बिजनेस पढ़ेगा, कम्युनिकेशन, कोई इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेगा, कोई ग्रामर पार्ट पोर्शन को पढ़ेगा, ग्रामर पार्ट को पढ़ेगा। तो ये क्या है, सब लोग अलग अलग अपनी अपनी चीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, इट कैन अमाउंट फॉर वेरिंग लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक। एग्जाम्पल, वन पर्सन मे बी इंटरेस्टेड ओनली इन ऑब्जेक्टिव्स, अदर फ्लो, व्हाइल अदर्स आर इंटरेस्टेड इन कंप्लीट डिटेल्स। अब मैंने बुक लिखकर छोड़ दी, कुछ बच्चा फर्स्ट चैप्टर पढ़ेगा, कुछ बच्चा सिर्फ हेडिंग्स पढ़ लेगा, कुछ बच्चा पूरे डिटेल में जाएगा। तो जब रिटन कम्युनिकेशन है, तो लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी चीज पढ़ सकते हैं, कुछ सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, कुछ पूरा फ्लो देखकर छोड़ देंगे, कुछ पूरी डिटेल में जाएंगे। सब लोग अपनी तरफ से अपने बोथ टाइप्स ऑफ पीपल कैन एफिशिएंटली प्रोसेस डॉक्यूमेंट। मतलब जिसको सिर्फ डिटेल्स पढ़नी है वो डिटेल्स में भी जा सकता है, जिसको सिर्फ हेडिंग्स पढ़नी है वो हेडिंग्स में भी जा सकता है। एक मेरी रिटन बुक ही दोनों के नीड्स को फुलफिल कर देगी। फिर है रेफरेंसेबल, both verbal and written communication can refer to other written document. While it is possible to refer verbal communication to some extent, it is not as efficient and simple. अब देखो, अब ये क्या लाइन लिखी गई है, मेरी ये बुक है, ठीक है, आपका स्टूडेंट, आपका कोई फ्रेंड मेरा स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, तो वो बच्चे को नहीं समझ आ रहा था बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर। आपने क्या बोला, मेरी बुक ले जा और तू उसको रेफर कर लेना, ये मैम की बुक है, तुम रेफर कर लेना। अब मेरी बुक वो रेफर कर सकता है, ठीक है। तो रिटर्न में मेरा बच्चा वो मेरी बुक लेके जाएगा, जो मैंने रिटर्न में कम्युनिकेट कर दिया, बातें लिख दी, वो बच्चा उसको रेफर कर सकता है, दूसरा बच्चा वो रेफरेंस पढ़ के समझ सकता है बात। तो रिटर्न में जब हमारी कोई बात होती है, तब उसको हम आराम से रेफरेंस कर सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा
बोलेगा मैम मैं उसको आपकी क्लास में भी तो भेज सकता हूँ, मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल बच्चे आप मेरी क्लास में भी भेज सकते हो, कल जब मैं इस टाइम ये चैप्टर पढ़ा रही होंगी तब आप उसको मेरी क्लास में भेज देना। तो ये हो गया कि जब मैं उसको ये चैप्टर पढ़ा रही होंगी तब क्लास में भेज देना। क्या हर टाइम मैं अवेलेबल होंगी उस बच्चे को एक टॉपिक पढ़ाने के लिए? नहीं। बट रिटर्न में तो आप उसको कभी भी बुक दे सकते हैं, कभी भी रेफरेंस दे सकते हैं कि मेरी मैम की वो बुक पढ़ लेना, तुम्हें टॉपिक समझ आ जाएगा। तो वर्बल और रिटर्न दोनों में ही हम रेफरेंस दे सकते हैं, दोनों ही कम्युनिकेशन में हम किसी दूसरे का कोई डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दे सकते हैं। पर ज्यादा सुटेबल कौन सा होता है? रेफरेंस के लिए ज्यादा सुटेबल रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। जब बात बोली जा रही है तो वो एक टाइम पे ही बोली जाएगी, पर रिटर्न जब हम रेफरेंस देते हैं तो हम उसको कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो रेफरेंस के लिए भी कौन सी कम्युनिकेशन, अगर हमें कोई चीज रेफरेंस के लिए यूज करनी है तब हम कौन सा मीन्स यूज करते हैं? तब हम रिटर्न मीन्स यूज करते हैं। कि वर्बल और रिटर्न कम्युनिकेशन दोनों ही रेफर की जा सकती हैं, पर वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ कुछ एक्सटेंट तक, जब मेरा लेक्चर चल रहा होगा तब ही वो बच्चा मेरा वर्बल रेफरेंस ले सकता है, अदरवाइज वो नहीं ले सकता। बट रिटर्न जब कम्युनिकेशन की गई है, रिटर्न में बुक लिखी गई है, तब वो उसको कभी भी पढ़ सकता है। अब रेफरेबल क्या है? when there is some loss of information from the original state, written documents can be referred again and again। अब देखो अभी मैं कुछ तुम्हें बात बोल रही हूँ कि कल सब बच्चे रेड कलर के कपड़े पहनकर आएंगे, सब बच्चे मेरे बहुत सुंदर लगेंगे और मैं भी रेड कलर का कपड़ा पहन के आऊंगी और हम सबकी मैचिंग हो जाएगी। अब यही लाइन जब मैं सेकेंड टाइम रिपीट करूंगी तब मैं कुछ और वर्ड्स के साथ यूज कर दूंगी। अगर यही लाइन मुझे अभी भी सेकंड टाइम रिपीट करनी होगी तो मैं बोलूंगी कल सब बच्चे मैचिंग करके आएंगे, सब बच्चे रेड रेड पहन कर आएंगे, हम अच्छे लगेंगे। अब देखो सीक्वेंस चेंज हो गया, कुछ वर्ड्स बदल गए, कुछ बातों का लॉस हो गया। तो जब हम रिटर्न कम्युनिकेशन कब यूज करते हैं? जब हम चाहते हैं कि बात जो लिखी गई है वो एज इट इज, बिल्कुल भी एक से भी बात इधर से उधर ना हो जाए। बोलकर बताएंगे तो बात थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। ये नोट्स हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप जितनी मर्जी बार पढ़ेंगे उतनी मर्जी बार सेम रहेगा। अगर मैं बोलूं कि कल 5 बजे मीटिंग है, किसी को लगेगा सुबह का 5 शाम का 5, किसको याद रहेगा कि शायद 4 बजे बोला था, शायद 3 बजे बोला था या शायद 5:30 बोला था। पर लिखी हुई बात तो बिल्कुल रेफरेबल होती है, आप जितनी मर्जी बार उस बात को खोल कर देखोगे वो सेम लिखा हुआ होगा कि कल मीटिंग 5 बजे ही है, कल मीटिंग 5 बजे है। आप कितनी मर्जी बार उस चीज को रेफर कर सकते हो। तभी तो हम आपको कहते हैं इंस्ट्रक्शंस लिख लो, कल क्या क्या लेके आना है लिख लो, क्योंकि सुना हुआ इतना याद नहीं रहेगा, पर लिखा हुआ आप बार बार उस चीज को खोल कर ओरिजिनल स्टेट में ही पाएंगे। आप लिख देंगे कि रेड कलर के कपड़े, तो आपको बार बार जब उसको देखेंगे तो रेड कलर का कपड़ा ही कहा जाएगा, रेड कलर का कपड़ा ही लिखा हुआ होगा। तो रेफरेबल क्या है? when there is loss of information from the original state, जब मान लो तुम्हें नहीं याद आ रहा कि क्या मैम ने बोला था, तब क्या कर सकते हो? जो डॉक्यूमेंट लिखन में होता है, जो लिखित में डॉक्यूमेंट होता है, उसको बार बार हम रेफर कर सकते हैं। वो ओरिजिनल स्टेट में जैसे हमने पहले लिखा था वैसे का वैसे ही बिल्कुल हमें दूसरी बार भी मिलता है। तो आई होप आपको अभी ये इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मेरे को लगता है आपको इसमें कोई भी डाउट अभी तक नहीं होगा। नेक्स्ट है सिमिलर टू एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस। अब एसिड प्रॉपर्टीज मैम क्या उसमें कोई एसिड होता है? बच्चे पूछेंगे मैम क्या इसमें कोई एसिड होता है? नहीं बेटा, एसिड प्रॉपर्टीज क्या कहा जा रहा है? जो हमारा डेटा होता है उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टीज होती है, ये उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। उसमें जैसे कुछ होता है कि एटोमिसिटी होती है या फिर कंसिस्टेंसी होती है कि डेटा हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए, आइसोलेशन होता है और लास्ट होता है ड्यूरेबल की लिखी हुई बात की ऐसी कुछ होता है कि हमारे पास कोई भी डाटा है तो उस वर्ड के लिए छोटी शॉर्ट फॉर्म एसिड बनाई गई है। तो मतलब आप इतना समझ लीजिए कि सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर वो आइसोलेशन होता है, डी से ड्यूरेबल होता है। तो ड्यूरेबल वर्ड का यहाँ पे फोकस डाला गया है। ड्यूरेबल वर्ड तो वो कहते हैं कि जैसे कोई डेटा में ये प्रॉपर्टीज होती हैं तो इसमें भी एक ड्यूरेबल प्रॉपर्टी है। इसमें डेटाबेस, कोई भी डेटा होता है ना हमारा, उसके अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसकी बात लिखी गई है कि सिमिलर टू एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस रिटन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो ड्यूरेबल। जैसे कोई डेटाबेस की रिटर्न, अगर आपके पास कोई डेटा होता है उसकी क्वालिटी है कि वो कितने, अब जैसे होता है ना कि ये 10 साल पुराने कंपनीज के पास डेटा पड़ा हुआ होता है, 10-10 20-20 साल पुराना, तो वो कितना लंबा चलता है ना। तो वैसे ही कहते हैं जब रिटर्न में कोई बात होती है उसमें भी ड्यूरेबिलिटी की एक फैक्टर होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन इज ऑल्सो ड्यूरेबल, कि वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, वेदर इट विल रिमेन द सेम ओवर द टाइम और इट इज
ट्रांसफर्ड। अब क्या है कि जब अब लिखी हुई बातें क्या ये बोला जा रहा है कि बहुत ड्यूरेबल है, बहुत लंबे टाइम तक सेम ही रहेगी, चाहे बुक आपके पास हो चाहे आपकी अगली जनरेशन के पास चला जाए, जो लिखी हुई बात है वो बहुत लंबी तक चलती रहती है। नेक्स्ट इज लोड्स ऑफ डिटेल्स। बोलकर हम इतनी डिटेल नहीं बता पाते जितना लिखी हुई डिटेल्स समझा पाते हैं। जब हमें ज्यादा लंबी लिस्ट होती है, हम कहते हैं ना लिख लो, बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारा सामान लेके आना है। जब हमें ज्यादा डिटेल देनी होती है तब हम कौन सा कम्युनिकेशन यूज करते हैं? रिटन कम्युनिकेशन यूज करते हैं। तो इसमें क्या क्या था? इसमें सबसे पहले था जब एक बात बहुत जनों को बतानी है, वन टू मैनी, एक बात बहुत लोगों को बतानी है। फिर स्ट्रक्चर्ड, मतलब बात आगे जैसे इसका एक स्ट्रक्चर होगा वो वहीं खत्म हो जाएगी। फिर दो पर्सन को सामने सामने प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। फिर किसी को ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स को रेफर करेगा, किसी को डिटेल पढ़नी है तो वो डिटेल पे रेफर करेगा। फिर अगर हमें कोई रेफरेंस देना है कि वो वाली बुक पढ़ लेना, तो रेफरेंस भी दिया जा सकता है, रेफरेबल। हम उस बात को बार बार खोल कर भी देख सकते हैं कि क्या लिखा था, इस टॉपिक का क्या मतलब था। लास्ट में है ड्यूरेबल, कि बहुत लंबा चलेगा, और लॉट्स ऑफ डिटेल्स, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स ऐड की जा सकती हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड मोड। अब देखो बच्चा, अब जो हम बात कर रहे हैं वो हाइब्रिड मोड है, लिखा भी हुआ है और मैं उस चीज को बोल भी रही हूँ, लिखा भी हुआ है और बोल भी रही हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम सी सेट का लेवल है, कुछ पढ़ना है, एक बार में समझ नहीं आता, तो उसके बारे में हम हाइब्रिड मेथड यूज करते हैं कि आपको रिटर्न में भी नोट्स मिलते हैं और मैं उस चीज को बोल कर भी आप लोगों को समझाती हूँ। तो मैं वर्बल भी यूज करती हूँ और रिटर्न भी यूज हो रहा होता है। जब इंफॉर्मेशन हमारी कॉम्प्लेक्स होती है तो हम हाइब्रिड मोड यूज करते हैं, लिख कर भी बात करते हैं और बोल कर भी। अब देखो डिस्कशन। अब देखो जब डिस्कशन करना है, अब ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तब डिस्कशन अच्छे से हो जाए तो हम रिटर्न भी करते हैं और बोल कर भी करते हैं। तो डिस्कशन आर पॉसिबल इन वर्बल मोड ऑल्सो। स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड अ नाइस फाउंडेशन टू हैव अ एफिशिएंट डिस्कशन एट वंस। अब क्या है, जैसे ये लिखा भी हुआ है, बोल भी रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं ना इस टॉपिक की, क्यों? क्योंकि क्या होता है, बोलकर समझ अच्छे से आएगा, रिटर्न में हमारे पास पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, पूरा एक जगह स्ट्रक्चर में मिल गया है। अब जो चीज बतानी है वो ये नहीं होगा कि किसी बच्चे ने कुछ और बोल दिया तो वो बात बदल गई, नहीं, लिखा हुआ तो हुआ है, साथ में मैं समझा भी रही हूँ। तो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है या फिर हमें कोई बड़ी डिस्कशन करनी है तब हम बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। जब आप लोग मीटिंग्स में जाएंगे तो ऐसे होगा, आप लोग कोई बात डिस्कस कर रहे होंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उसको लिख लेंगे, तब हाइब्रिड मोड की लिख कर भी बात करेंगे और बोल कर भी बात करी जा रही होगी। तो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होंगे। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी नोटबुक खोलिए, उसमें रिटर्न लिखिए, उसके कीवर्ड्स लिखिए, जो हमने कीवर्ड्स ऐसे पढ़े कि रैंडम एक्सेस पैटर्न्स या फिर स्ट्रक्चर, रेफरेंसेबल, रेफरेबल, ये सब लिखिए। फिर आप लिखिए वर्बल, उसके कीवर्ड्स लिखिए, उसके पॉइंट्स लिखिए, और फिर हाइब्रिड लिख के उसके लिखिए। ऐसा एक चार्ट आप लोगों को अपनी नोटबुक में बनाना है ताकि आप एग्जाम में लिखते वक्त इसकी किसी चीज का कोई भी पॉइंट भूल ना जाए। तो आई होप आपको आज का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।